रात हो गई। कोठरी के आगे राहदारी की बत्तियां रोशन हो गईं। जेल का एक नीली पोश मुलाजिम इमरान को 2 रोटियां और उसके डोंगे में दाल डाल कर चला गया। इमरान ने मुलाजिम से पूछा, इस जेल का नाम क्या है? नीली पोश मुलाजिम ने कोई जवाब न दिया और चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जेल के 2 हट्टे कट्टे ऑफिसर इमरान की कोठरी में आ गए। उनके साथ एक मुसल्ला नीली पोश भी था। ये मुसल्ला नीली पोश कोठरी के दरवाजे में खड़ा हो गया। दोनों ऑफिसर इमरान के पास आकर खड़े हो गए। इमरान बेंच पर बैठा था। दोनों अफसरों के रंग गहरे सांवले थे और आंखों में जल्लादों वाली मंगोलाना चमक थी। उनमें से एक अफसर ने इमरान को हुक्म दिया, बेंच छोड़कर नीचे फर्श पर बैठ जाओ। इमरान बेंच से उठकर नीचे फर्श पर बैठ गया। दोनों अफसर बेंच पर बैठ गए। अब उन्होंने बारी बारी इमरान से सवाल करने शुरू कर दिए। सबसे पहला सवाल जो उन्होंने किया वो ये था कि तुम पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हो? इमरान ने यूं ही कह दिया कि मैं जहांगीराबाद का रहने वाला हूँ। अफसर ने पूछा, ये जगह पाकिस्तान में कहाँ है? इमरान ने कहा, ये बॉर्डर के करीब एक गाँव है, मैं उस गाँव का हूँ। दूसरे अफसर ने पूछा, तुम्हारे साथ कितने दहशतगर्द इंडिया में दाखिल हुए थे? इमरान ने जवाब दिया, मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं भेजा। मैं अपने तौर पर अपने कश्मीरी मुजाहिद भाइयों की मदद करने अकेला ही बॉर्डर क्रॉस करके आया था। एक अफसर ने गरजदार आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इमरान ने कहा, मैं तो यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे अफसर ने इमरान को बालों से पकड़कर उसे 2-3 जोरदार झटके दिए और कहा, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। जब तक तुम हमारे एक एक सवाल का सही सही जवाब नहीं दोगे और हम उसकी तस्दीक नहीं करवा लेंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। और एक बात याद रखना, इस जगह से तुम अपनी जिंदगी में फरार नहीं हो सकोगे, और ये कि तुम्हारी किस्मत में एक अजियतनाक मौत लिख दी गई है। लेकिन अगर तुमने सच बोला, हमारे सवालों के सच सच जवाब दिए और उसकी तस्दीक भी हो गई, तो तुम्हें रात के वक्त एक समंदरी जहाज में सवार करवा कर एक दूसरे मुल्क के साहिल पर पहुंचा दिया जाएगा, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और जहाँ से तुम अपने मुल्क के सिफारत खाने से राब्ता पैदा करके अपने वतन पाकिस्तान वापस जा सकोगे। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। अगर तुमने हमें हमारी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी तो हम एक मर्द की तरह अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। हम तुम्हें आज की रात और कल के दिन की मोहलत देते हैं, तुम अच्छी तरह से गौर कर लो। उसके बाद दोनों अफसर चले गए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इमरान बेंच पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि इस फांसी घर से किस तरह फरार हुआ जाए। मौत से वो नहीं डरता था, लेकिन बेबसी की मौत उसे गवारा नहीं थी। अगर दुश्मन से जंग करते हुए या दुश्मन की कैद से फरार होते हुए मौत आ जाए तो ठीक है, लेकिन दुश्मन उसके हाथ पांव बांध कर उसे मौत की नींद सुला दे, ये इमरान को गवारा नहीं था। रात हो गई थी। कोठरी के सामने जो राहदारी थी वहाँ रोशनी थी और एक नीली पोश गार्ड थोड़ी थोड़ी देर के बाद सलाखों वाले दरवाजे के आगे से गुजर जाता। किसी वक्त वो अंदर झांक कर इमरान को भी देख लेता। इमरान को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसको ख्याल आया कि कोठरी की पिछली दीवार का जायजा लेना चाहिए। वो कुछ सोचकर उठा और लैट्रिन के आगे जो 3-4 फुट की दीवार बनी हुई थी उसकी ओट में बने हुए कमोड पर बैठ गया। वो रफ़ा हाजत के लिए नहीं बैठा था। नीली पोश गार्ड दरवाजे के आगे से गुजरा तो उसने इमरान को कमोड पर बैठे हुए देखा और आगे से गुजर गया। इमरान ने लैट्रिन के फर्श को उस जगह से देखा जहां कोठरी की पिछली दीवार ऊपर उठती थी। ये दीवार ईंट के साइज के पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और उसकी सीमेंट की टेप जगह जगह से उखड़ी हुई थी। इमरान ने एक जगह से टेप के सीमेंट को नाखून से खुरचा तो प्लस्तर नीचे गिर पड़ा। इसका मतलब था कि उस दीवार पर किस्मत आजमाई की जा सकती थी। वो पत्थर की दूसरी ईंट के प्लस्तर को खुरच रहा था कि नीली पोश गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। इमरान बिल्कुल सीधा होकर कमोड पर बैठ गया। दीवार के पीछे से उसकी गर्दन और सर साफ नजर आ रहा था। गार्ड सलाखों में झांकता हुआ आगे निकल गया। उस गार्ड की मौजूदगी में दीवार का पत्थर उखेड़ना नामुमकिन था। वो कमोड पर से उठा और कोठरी के बेंच पर आकर लेट गया। जब काफी रात गुजर गई तो नीली पोश गार्ड की गश्त बंद हो गई। शायद वो चला गया था और उसकी जगह कोई दूसरा गार्ड ड्यूटी पर आ रहा था, मगर वहाँ दूसरा गार्ड कोई न आया। अब मैदान खाली था। कोठरी में धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। इमरान उठकर सलाखों के पास चला गया और उसने जितना बाहर झांक सकता था दाएं बाएं झांक कर देखा। राहदारी खाली पड़ी थी और वहाँ कोई गार्ड नहीं था। शायद आधी रात के बाद गार्ड चले जाते थे। वो ऐसा करने में हक बजानिब थे, क्योंकि वहाँ से किसी कैदी का फरार हो जाना वाकई नामुमकिन था।
इमरान को जब यकीन हो गया कि मैदान खाली है और अब कोई गार्ड गश्त लगाता कोठरी के सामने से नहीं गुजरेगा तो वो उठा और दीवार की ओट में कमोड के करीब जमीन पर बैठ गया और मध्यम रोशनी में दीवार की उस पथरीली ईंट का जायजा लेने लगा जिसकी टेप का पलस्तर उसने उखाड़ दिया था। इमरान ने पत्थर को 2-3 जोर से मुक्के मारे। पत्थर अपनी जगह से हिल गया, शायद वो पहले ही हिल चुका था। थोड़ी सी कोशिश के बाद इमरान ने पत्थर की ईंट को दीवार में से बाहर निकाल लिया। उसने चौकोर शगाफ के अंदर हाथ डालकर टटोला। पीछे पत्थर की ईंटों की एक और दीवार थी। इमरान ने हाथ अंदर डालकर दूसरी दीवार की ईंटों को हाथ से पीछे की तरफ धकेला। ये ईंटें बड़ी मजबूती से लगी हुई थी, कोई भी पत्थर अपनी जगह से न हिला। इमरान ने सुराख में हाथ डालकर पत्थरों को 3-4 दफा जोर से पीछे की तरफ धकेला। दूसरी ईंट भी अपनी जगह से हिल गई। उसके आगे का मरहला बड़ा खतरनाक था। वो ये नहीं चाहता था कि ईंट उखड़कर दूसरी तरफ गिरे। खुदा जाने दूसरी तरफ क्या था। ईंट के गिरने से जरूर शोर पैदा होगा और जेल के पहरेदारों को मालूम हो जाएगा कि फलां कोठरी की दीवार में सेंध लगाई जा रही है। मगर ईंट को उखाड़ना भी जरूरी था, मगर इस तरह उखाड़ना था कि ईंट बाहर की तरफ गिरने की बजाय अंदर की तरफ गिरे। इमरान बेंच पर आकर लेट गया। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फर्श पर से उठते हुए उसने सामने वाली उखड़ी हुई ईंट वापस दीवार में जोड़ दी और फर्श पर जो थोड़ा सा पलस्तर बिखरा हुआ था उसे हाथ से दीवार के साथ फैला दिया। नीलीपोश गार्ड दरवाजे की सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। इमरान ने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा। गार्ड कोठरी में गौर से देख रहा था। उसके बाद वो चला गया और कोठरी के आगे राहदारी में उसने दोबारा गश्त लगानी शुरू कर दी। इसका मतलब था कि आधी रात के बाद सिर्फ 1 घंटे का वक्फा ऐसा था जिसमें राहदारी बिल्कुल खाली होती थी और कोई गार्ड गश्त नहीं लगाता था। हर 5-6 मिनट के बाद गार्ड कोठरी के आगे से टहलता हुआ गुजर जाता। अब कमोड की अकबी दीवार को खुरचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान ने ये काम अगली रात के लिए मुलतवी कर दिया। बीच में एक बार वो उठकर दीवार के पास गया और कमोड पर बैठकर ये जाहिर किया कि वो रफ़ा हाजत के लिए बैठा है, लेकिन हकीकत में उसने दीवार के नीचे फर्श पर बिखरे हुए पलस्तर के जर्रात को और ज्यादा फैलाकर साफ कर दिया था और दीवार की पथरीली ईंट को भी इस तरह दीवार में लगा दिया था कि दिन के वक्त अगर कोई आकर उसे देखे तो उसे जरा सा भी शक न हो कि उस जगह से ईंट को उखाड़ने की कोशिश की गई है। इमरान वापस आकर बेंच पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद उस पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो सो गया। सुबह उसकी आंख उस वक्त खुली जब गार्ड ने सलाखों पर जोर जोर से 3-4 मरतबा डंडा मारा। वो उठकर बैठ गया। राहदारी में दिन की रोशनी फैली हुई थी। नीलीपोश गार्ड उसे घूरता हुआ आगे निकल गया। वो बेंच पर उठ बैठा था। उसने दूसरी कोठरियों की सलाखों पर भी गार्ड के डंडे मारने की आवाज सुनी। इसका मतलब था कि इमरान की कोठरी के अलावा दूसरी कोठरियों में भी कैदी मौजूद थे। सलाखों पर डंडे मारने की दोबारा आवाज आई थी। उस कतार में इमरान के अलावा 2 और कैदी भी थे। कुछ देर के बाद जेल का एक मुलाजिम इमरान को एक बासी रोटी और पतली सी चाय दे गया। इमरान ने नाश्ता जहर मार किया। आधे घंटे के बाद नीलीपोश गार्ड आया। उसने ताला खोल दिया और इमरान से कहा, बाहर आ जाओ। इमरान खामोशी से उठकर कोठरी से बाहर आ गया। राहदारी में थोड़े थोड़े फासले पर 2 और कैदी अपनी अपनी कोठरियों के बाहर खड़े थे। 2 नीलीपोश सिपाही उनकी निगरानी कर रहे थे। जब इमरान भी बाहर आ गया तो सिपाही उन तीनों को अपने दरमियान में लेकर राहदारी में से गुजरते हुए जेल के पिछवाड़े में आ गए। यहाँ एक कुशादा सहन था। धूप निकली हुई थी। सहन की दीवार के ऊपर मचान पर मुसल्ला सिपाही अपने मशीन गन के मोर्चे में बैठे सहन की तरफ देख रहे थे। सहन में 6-7 और भी कैदी थे जो उनसे पहले वहाँ टहल रहे थे। नीलीपोश सिपाही ने इमरान से कहा, तुम्हें 1 घंटा चलने फिरने के लिए दिया जाता है। इतना कहकर सिपाही सहन के बड़े गेट के पास दूसरे सिपाहियों के पास जाकर खड़ा हो गया। ये कुल 6 सिपाही थे। हर सिपाही के पास 10 गन थी। वो अपनी अपनी ड्यूटी पर खड़े कैदियों को मुसलसल देख रहे थे। कैदी इधर उधर सहन में टहलने लगे। इमरान भी सहन में टहलने लगा। वो आधे घंटे तक टहलता रहा। इस दौरान कैदी एक दूसरे के करीब आकर आपस में बातें भी कर लेते। सिपाहियों ने कैदियों के आपस में बातें करने पर कोई एतराज न किया। ये एक हौसला अफजा बात थी। कम से कम इस तरह कैदियों को तन्हाई का एहसास नहीं रहता था। शायद इसलिए जेल के हुक्काम बाला ने कैदियों को आपस में बातचीत करने की इजाजत दे रखी थी। इमरान का वहाँ कोई कैदी वाकिफ नहीं था। वो किससे बात करता, लेकिन उसका दिल चाहता था कि किसी कैदी से बातचीत करके अपना जी बहलाए और मोहरे खामोशी को तोड़े। उसने टहलते टहलते दूसरे कैदियों का जायजा लिया। तकरीबन सभी कैदी नौजवान थे। सिर्फ एक कैदी उनमें पुख्ता उम्र का था। उसके सर के बालों में सफेदी आ चुकी थी। चेहरे पर दाना और पुख्ता उम्र के आदमियों वाली मतानत थी। ऐसा लगता था कि ये काफी मुद्दत से उस जेल खाने में रह रहा है। ये आदमी टहलते टहलते एक तरफ हटकर पत्थर की सिल पर बैठ गया। शायद वो थक गया था। इमरान को बातें करने के लिए ये आदमी पसंद आ गया।
वो टहलते टहलते उसके करीब गया और फिर ये जाहिर किया कि वो थक गया है। खड़े खड़े इमरान ने अपने घुटनों पर हाथ फेरा और पुख्ता उम्र के कैदी के करीब ही बैठ गया और सर झुका लिया। वो सिपाहियों पर ये जाहिर करना चाहता था कि वो पुख्ता उम्र के कैदी से बातचीत करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि इसलिए बैठ गया है कि चलते चलते थक गया है। इमरान ने कैदी की तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, सर मेरा नाम इमरान है। पुख्ता उम्र के कैदी ने पहले तो कोई जवाब न दिया, फिर आहिस्ता से कहा, मेरा नाम विक्टर है। तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया है? इमरान ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि वो उस बूढ़े कैदी से कुछ नहीं छुपाएगा। वहाँ असल बात को छुपाने का कोई फायदा भी नहीं था। उसने कहा, मुझ पर पाकिस्तान की जासूसी करने का इल्जाम है। ये लोग मुझे पूछगिछ करने के लिए यहाँ लाए हैं। बूढ़े विक्टर ने कहा, मेरे करीब आ जाओ। सिपाही कैदियों के आपस में बातचीत करने पर कोई एतराज नहीं करते। इमरान आहिस्ता से विक्टर के करीब हो गया। बूढ़ा विक्टर कहने लगा, बस एक बात का ख्याल रखना कि बातचीत करते वक्त मेरी तरफ ज्यादा मत देखना। अपना ध्यान बिल्कुल सामने रखना ताकि सिपाहियों पर यही जाहिर हो कि हम दोनों बड़ी बेजारी और मजबूरी की हालत में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इमरान ने ऐसा ही किया। बूढ़ा विक्टर कहने लगा, यहाँ जेल के अफसरों ने अपना एक मुखबर कैदी भी छोड़ रखा है। वो देखो, वो सामने दुबले पतले कैदी के साथ टहल रहा है। उस आदमी को अच्छी तरह देख लो, उसके आगे अपने दिल की बात हरगिज न करना। इमरान ने कहा, मुझे कैसे यकीन आएगा कि आप भी जेल के अफसरों के मुखबर नहीं हैं? बूढ़े कैदी ने कहा, मैं अगर मुखबर होता तो तुम्हारे साथ बात करने में पहल करता। मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने शुरू की थी। और फिर मेरे बारे में सबको मालूम है कि मेरा ताल्लुक इंडियन गवर्नमेंट की मुखालिफ पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के इनकलाबी ग्रुप से है, और हुकूमत ने मुझे बगावत के झूठे इल्जाम में पकड़कर यहाँ कैद कर रखा है। और हुकूमत की मुखालिफ पार्टी का आदमी जेल के अफसरों का मुखबर नहीं हो सकता। इमरान ने सामने की तरफ देखते हुए बूढ़े कैदी से पूछा, आप कितनी देर से यहाँ कैद हैं? वो बोला, मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। जब यहाँ आया था तो मेरा एक भी बाल सफेद नहीं था, अब आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए हैं। जेल का कोई भी मुखबर इतनी देर तक जेल में कैद नहीं रह सकता। इमरान ने आहिस्ता से माजरत करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर शक किया, मैं माफी चाहता हूँ। बूढ़े कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो? इमरान ने कहा, मैं रहने वाला पाकिस्तान का ही हूँ, मगर मैं जासूस नहीं हूँ। मैं मुजाहिद हूँ और कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए भारत में बॉर्डर क्रॉस करके आया था कि पकड़ा गया। इन लोगों ने मुझे आज के दिन की मोहलत दी है। अगर मैंने ये झूठा एतराफ न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ और इन्हें ये न बताया कि मेरे साथी फुला जगहों पर रूपोश हैं, तो ये लोग मुझे शूट कर देंगे। बूढ़े कैदी ने गहरा सांस भरकर आसमान की तरफ देखा, फिर अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरने के बाद धीमी आवाज में बोला, ये तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। मैं इनकी ज़हनियत से वाकिफ हूँ, क्योंकि जो मालूमात उन्हें तुमसे मिल सकती हैं और किसी से नहीं मिल सकती, ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के आखिरी सांस तक अजियतें देंगे कि शायद अब भी तुम इन्हें कुछ बता दो। इनके लिए तुम्हें मार देना बड़ा आसान है, लेकिन वो ये जानते हैं कि तुम्हें मारने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान ने कहा, मेरे पास तो इन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं। जिहाद कश्मीर में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से अकेला आया था, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं भेजा था। मैं महज इस्लाम के नाते और अपने मजलूम कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए अपने तौर पर आया था। मैं इन्हें क्या बता सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। बूढ़ा कैदी विक्टर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, तुम एक काम करो। इमरान ने पूछा, वो क्या? विक्टर ने कहा, तुम इन लोगों के तशद्दुद से जान बचाने के लिए झूठ मूठ 3-4 साथियों के नाम ले लो और उनके पते भी गलत बता दो। इमरान ने कहा, इस तरह मेरे झूठ का पोल खुला तो वो और ज्यादा संगदिली से मुझ पर तशद्दुद करेंगे। बूढ़ा कैदी बोला, तुम कह देना कि मेरे साथी वहां से चले गए होंगे, इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्हें तलाश करना आपका काम है। इमरान ने बड़ी राजदारी से पूछा, क्या यहाँ से फरार नहीं हुआ जा सकता? बूढ़े कैदी ने एक निगाह अपने दाएं और बाएं जानिब डाली और धीमी आवाज में कहने लगा, अगर तुम खूंखार शार्क मछलियों और मगरमच्छों से भरे हुए समंदर के 1 मील के टुकड़े को तैर कर उबूर कर सकते हो तो यहाँ से फरार हो सकते हो। इमरान ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़े कैदी विक्टर ने कहा, इस जेल के इर्द गिर्द 1 मील चौड़ी समंदर की खाड़ी है। उस खाड़ी में दुनिया की सबसे ज्यादा खूंखार शार्क मछलियों और मगरमच्छों को लाकर छोड़ दिया गया है। अब तक सिर्फ 3 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी और तीनों की शार्क मछलियों ने तिक्का बोटी कर दी। तीनों कैदियों के जिस्म के कटे हुए पांव और सर की खोपड़ियां जो शार्क मछलियों ने नहीं खाई थी, जेल के आदमियों ने लाकर जेल के दरवाजे पर लटका दी। उसके बाद किसी कैदी को यहाँ से भागने की जरूरत नहीं हुई। इमरान ने पूछा, क्या यहाँ से फरार की कोई सूरत नहीं निकल सकती? बूढ़े कैदी ने कहा, टहलने का वक्त खत्म हो गया है, बाकी बातें कल होंगी। सिपाही ने बारी बारी 3 सीटियां बजाईं और सारे कैदी एक कतार में खड़े हो गए। कतार की दोनों जानिब और पीछे मुसल्ला सिपाही खड़े हो गए और कैदियों को मार्च कराते उनकी कोठरियों की तरफ लेकर चल दिए। अपनी कोठरी में आकर इमरान बेंच पर लेट गया
और वहां से फरार के बारे में सोचने लगा। शार्क मछलियों और मगरमच्छों से बचने की कोई तरकीब उसके जहन में नहीं आ रही थी। शार्क मछली के काबू आया हुआ आदमी बड़ी अजियतनाक मौत मरता है। शार्क मछली आदमी को आधा मुंह में दबाकर जोर जोर से 3-4 झटके देती है, जिससे आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो बदनसीब शख्स को 2-2 सेर गोश्त का निवाला बनाकर निगलना शुरू कर देती है। मगरमच्छ आदमी को टांगों या सर की तरफ से अपने नोकीले दांतों में दबोचकर पानी के नीचे ले जाता है और उस वक्त तक आदमी को पानी के नीचे दबाए रखता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। उसके बाद वो आदमी की मुर्दा लाश को पानी की तह के कीचड़ में दबा देता है ताकि लाश फूल कर गल सड़ जाए। जब लाश फूल कर गल सड़ जाती है तो मगरमच्छ आदमी को सालम का सालम निकल जाता है। इमरान ने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लीं। रात को जेल के नीली पोश 2 अफसर उससे पूछगिछ करने आ गए। उन्होंने इमरान से पूछा कि उसके साथी कहाँ रूपोश हैं और वो कहाँ दहशतगर्दी करने वाले हैं। इमरान ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं, उसका कोई साथी नहीं है, वो अकेला ही था। उस कोठरी में उसके पांव दीवार में लगे लोहे के कड़ों में फंसाकर उल्टा लटका दिया गया। कुछ देर तो इमरान को कुछ महसूस न हुआ। उसके बाद जैसे उसके जिस्म का सारा खून उसकी आंखों के रास्ते बाहर निकलने की जिद्दोजहद करने लगा। एक सिपाही ने छड़ी से इमरान की खोपड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता जरबे लगानी शुरू कर दी, लेकिन इमरान ने जबान न खोली और जिब्रान और दिल्ली वाले हाजी साहब और बम्बई के सेठ सत्तार के बारे में कुछ न बताया। जब इमरान बेहोश हो गया तो उसे नीचे उतार लिया गया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर दोनों अफसर वापस चले गए। कोई 15-20 मिनट के बाद इमरान को होश आया। उसकी खोपड़ी जगह जगह से दुख रही थी। ये अजियत उसने पहली बार देखी थी। सारी रात वो दर्द से बेहाल रहा। सुबह के वक्त उसे नींद आ गई। जब सलाखों पर डंडे मारने के शोर से उसकी आंखें खुली तो उसका सर जैसे जकड़ा हुआ था। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया। उसे बासी रोटी और चाय दी गई। उसके बाद कैदियों को टहलाने का वक्त आ गया। इमरान कभी टहलने के लिए न जाता, मगर उसे उम्मीद थी कि बूढ़े कैदी से मिलकर उसे जरूर फरार की कोई नई राह मिल जाएगी। अस्पताल के अकबी सहन में सारे कैदी आकर इधर उधर टहलने लगे। बूढ़ा कैदी विक्टर भी टहलने के लिए आ गया था। इमरान कुछ देर टहलने के बाद बूढ़े विक्टर के करीब आ गया। दोनों अपनी कल वाली जगह पर बैठ गए। इमरान ने उसे बताया कि रात जेल के 2 अफसरों ने पूछगिछ के दौरान उसे उल्टा लटका कर सख्त अजियत दी थी। बूढ़ा विक्टर जरा सा खांस कर बोला, ये कोई अजियत नहीं है, वो तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें देंगे कि तुम दर्द की शिद्दत से बिलबिलाकर मौत की तमन्ना करोगे, मगर ये लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें ऐसे ऐसे सांपों और बिच्छुओं से डसाया जाएगा जिनके जहर से आदमी नहीं मरता, लेकिन दर्द से बेहाल होकर दीवारों से सर टकराता फिरता है, मगर दर्द से निजात नहीं मिलती। इमरान कहने लगा, मैंने अहद कर लिया है कि मैं हर हालत में यहाँ से फरार होकर रहूंगा। मुझे यकीन है कि शार्कों और मगरमच्छों से भरी हुई समंदरी खाड़ी को उबूर कर लूंगा। मैं बड़ा अच्छा तैराक हूँ। बूढ़ा कैदी विक्टर कुछ न बोला, बस खामोश बैठा रहा। इमरान ने जब देखा कि विक्टर कोई बात नहीं कर रहा और खामोश हो गया है तो उसने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी कश्ती नहीं मिल सकती जिस पर सवार होकर ये खूनी खाड़ी उबूर की जा सके? विक्टर बोला, ये मगरमच्छ और शार्कें आदमखोर हैं। ये आदमी की बू सूंघ कर आती हैं और कश्ती के टुकड़े उड़ा देती हैं और उसमें सवार आदमी को हड़प कर जाती हैं। वैसे भी इस खाड़ी में कभी कोई कश्ती नहीं देखी, सिर्फ स्टीमर आते जाते रहते हैं। इमरान ने पूछा, ये कौन सा इलाका है? ये नीली पोश जेल के लोग आपस में अजीबोगरीब जबान में बातचीत करते हैं। विक्टर ने कहा, ये भारत के जनूबी सूबे केरल का इलाका है। ये लोग कन्नड़ जबान बोलने वाले हैं। इसकी मशरक की जानिब सूबा तमिलनाडु है जिसका सदर मकाम मद्रास है। उसके ऊपर कर्नाटका का सूबा है जिसका दारुल हुकूमत बेंगलोर है। भारत की इस जनूबी तिकोन की दोनों जानिब समंदर है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपनी सलाखों वाली कोठरी से कैसे निकलोगे और समंदरी खाड़ी तक पहुंचोगे कैसे? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए